दुनिया के कई कोनों में इस समय तनाव का माहौल है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और बहुत लंबे समय से चलता चला जा रहा था, लेकिन एक तनाव ऐसा है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है और जिसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है। कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला, इजराइल का अपना सोच समझ और फिलिस्तीन के सबसे मशहूर शहर गाजा, उस पर जो अन्याय और अत्याचार, जुल्म सितम हुआ है, उसने दुनिया भर के जितने भी संवेदनशील लोग हैं उन्हें सख्ते में डाल दिया है। इजराइल जिस तरह से अमेरिका का साथ लेकर फिलिस्तीन और खासकर गजा पर हमलावर है, इसने अब तो रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें दी हैं। और अभी मीडिया की खबरों के मुताबिक 50,000 से 1,00,000 तक मरने वालों की तादाद पहुंच जा रही है। उस बीच में पिछले साल भी एक मोड़ ऐसा आया कि मध्य एशिया और मध्य पूर्व एशिया के बीच तनाव बढ़ता चला गया। हमास वहां फिलिस्तीन की तरफ से एक ऐसा संगठन जो हमलावर होता है इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल हमास का बहाना लेकर के पूरे फिलिस्तीन और गजा पर हमला करने लगता है। इजराइल का हमला बढ़ता जाता है और दुनिया के कई देश, जैसे हम अपने देश की बात करें तो भारत फिलिस्तीन को मदद भेजता है और इजराइल की उस तरह से निंदा नहीं कर पाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता है। और अभी एक नए तनाव का माहौल, जिसका एक चैप्टर पिछले साल भी आया था जब ईरान ने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, कल और परसों के खबर के बीच वही दृश्य फिर से पनप गया है। बहुत लंबी कहानी है कि इस बीच क्या हो रहा है और कैसे अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर में वर्चस्व की लड़ाई को इजराइल के बहाने कहां ले जाना चाहता है, ये दुनिया समझ रही है। लेकिन हाल फिलहाल में 2-3 दिन के भीतर क्या हुआ, जिसने कल की ये वीडियोस जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये कितनी सच्ची हैं, ये कितनी आधिकारिक हैं। युद्ध के वक्त, तनाव के वक्त ऐसी वीडियो का दावा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन हम सोशल मीडिया के उन सोर्सेस से ये बातें ले रहे हैं जहां ये माना जा रहा है कि अधिकांश लोग इसे सही मान रहे हैं, जो ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया है। इस हमले की कहानी 2 दिन पुरानी है। 12 और 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल के लगभग 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री के सेंटर, इनके ऊपर हमला कर दिया, जैसे नटान्स और फोर्डो। इसमें कई सीनियर साइंटिस्ट ईरान के मार दिए गए और सबसे बड़ा हमला यह रहा कि ईरान की सेना के प्रमुख को भी इजराइल ने मार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम मिशन राइजिंग लायन टाइप का कुछ इजराइल ने रखा था और इजराइल ने इसे ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के जो प्रयोग चल रहा है उसे प्रारंभिक रूप से विफल करने के लिए ऐसा किया। दुनिया ने पूछा कि भाई इजराइल, तुमने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? तो ईरान के ऊपर हमले का इजराइल ने जवाब दिया कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, यह बहुत तेजी से इधर के दिनों में उसने डेवलप किया है और अगर ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो जाएगा तो ये हमारे ऊपर चलेगा, इसलिए हमने केवल अपनी सुरक्षा के लिए ये चीज की। फिर कल की रात में क्या हुआ, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम जैसे उसके सबसे प्रमुख शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन से सीधा हमला बोल दिया। ईरान का इजराइल के ऊपर अब तक का यह सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है राजधानी तेल अवीव पर। और जो मिसाइलें गिरी हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलती हैं। और इसका जो दुनिया कयास लगा रही थी कि इजराइल ने अपने बचने के लिए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला बना दिया। ईरान क्या करेगा? इजराइल के पास एंटी बैलिस्टिक सिस्टम
यानी मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता बहुत ताकतवर है, दुनिया में माना जाता है। लेकिन बीते दिनों ईरान एक बार ऐसा कर चुका है कि वो दिखा चुका है कि ऐसा कोई आपके पास ताकतवर चीजें नहीं। ईरान ने बीती रात ये फिर से साबित किया और लगभग 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के सेना के प्रमुख, मीडिया की खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका में पेंटागन है, वैसे ही इजराइल में जो उनकी सेना का प्रमुख हेडक्वार्टर है उसे ईरान ने तबाह कर दिया है। ऐसा ईरान मिलिट्री का सोशल मीडिया पर दावा है। हकीकत क्या है ये दोनों देश की अभी बाद में सामने आएगी। इजरायली एयर डिफेंस जो खासकर अमेरिका के सहयोग से डेवलप हुआ है, उसने कई ईरान के मिसाइलों के हमलों को नाकाम भी कर दिया। फिर भी जो मिसाइलें पहुंची उसने खासा नुकसान किया है। अगर इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आता है और उसका विश्लेषण करें तो उसका विश्लेषण कुछ यूं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को रक्षात्मक हक के समर्थन में खड़ा हुआ है। अमेरिका कहता है कि भाई इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी सेना ने मिसाइल इंटरसेप्शन में इजराइल का समर्थन किया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर दबाव डाला कि डील करो वरना और विनाश होगा। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को धता बता दिया, नहीं डरते तुमसे। तुम भारत की तरह थोड़ी ही है कि 13-14 बार बोले जा रहा है। मतलब दुनिया आश्चर्यचकित है कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप तुमने कोई हस्तक्षेप करके भारत और पाकिस्तान के जो तनाव चल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें सीजफायर करा दिया। 14 बार दुनिया को बता चुका है और ऐसे बता रहे जैसे दुनिया के बॉस हम हैं। देखो हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। लेकिन अब इस मध्य पूर्व एशिया के मामले में देखें तो इजराइल के समर्थन में खड़ा होकर के अमेरिका ईरान को धमका रहा था कि हमसे डील करो वरना हम तुम्हारा और विनाश करेंगे। ईरान इस धमकी से डरा ही नहीं और उसने कल की रात यह बता दिया कि हम इजराइल तक पहुंच सकते हैं और आगे अभी क्या होगा ये ईरान के आगे आने वाले कदमों में दिखेगा। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देश इजराइल के समर्थन में हैं, मगर उन्होंने अमेरिका की तरह उकसावे वाले बयान नहीं दिए हैं, ट्रंप की तरह उकसावे वाले बयान नहीं दिए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी परिदृश्य बन रहा है जिसमें इजराइल के समर्थक भी बेचैन हो गए हैं कि ईरान ने कल क्या कर दिया। मध्य पूर्व और अन्य देशों की बात करें तो अरब देश जो हैं, सऊदी, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, ओमान, कुवैत जैसे देश इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं और तत्काल शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और इंडोनेशिया जिन्होंने जीरो टॉलरेंस के साथ इजराइल की निंदा की, ईरान की आत्मरक्षा का समर्थन किया। रूस और चीन की प्रतिक्रिया ऐसी दिखाई जा रही थी कि वो तनाव पर चिंता जता रहे हैं, अपने नागरिकों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन अभी की ताजा खबरों के मुताबिक चीन और रूस दोनों ईरान के समर्थन में खड़े हो गए। कल्पना करिए, क्योंकि अमेरिका सीधे इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान जिस तरह से काम कर रहा है उसके समर्थन में रूस और चीन तक खड़े हो गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इजराइल के प्रमुख नेतन्याहू ने उन्हें कल परसों कुछ सूचनाएं दी और भारत ने अपना कंसर्न जाहिर कर दिया कि वो शांति के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष स्पष्ट किया है। आगे आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा कि कौन किसकी तरफ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अधिकतम संयम का आह्वान किया है। IAEA इसे हानिकारक बता रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों पर हमला, रेडिएशन की जोखिम दुनिया तबाह होने, दुनिया में बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। इसलिए इजराइल ने जो किया है वो बहुत खतरनाक किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी के सेंटर्स को टारगेट कर लिया। यानी साफ तौर पर कहें तो अब दुनिया में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और वो उसे मिसाइल इंटरसेप्शन का सहयोग कर रहा है। यूके, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस यानी यूरोपीय देश संयम और कूटनीति के साथ
हालांकि इनका झुकाव आज भी इजराइल के साथ है, लेकिन वो अमेरिका की तरह उग्र नहीं है। सऊदी अरब, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जॉर्डन और तमाम मध्य एशिया के देश इजराइल की निंदा करके ईरान के आत्मरक्षा के हक के साथ खड़े हैं। और रूस और चीन शुरुआत में संयम वाला पक्ष रखते हुए बाद के वक्त में ईरान के साथ खड़े हो गए। अब इसके बाद होगा क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि दुनिया पर इसका असर होगा, इसलिए आपको भी जानना जरूरी है। इसके बाद संभवतः रेडिएशन रिस्क है, ऊर्जा संकट होगा, तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य एशिया में, मध्य पूर्व एशिया में जितना तनाव होगा, अमेरिका उसका अपना फायदा लेना चाहेगा, लेकिन उसका नुकसान तेल की कीमतों और ऊर्जा संकट से जोड़ करके उन देशों पर ज्यादा पड़ेगा जिनकी निर्भरता अरब देशों के ऊपर है। संयुक्त राज्य की भूमिका अभी केवल रक्षा सहयोग और आगामी निर्णयों के क्षेत्रीय परिणाम पर प्रभावित करने की है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने नाभिकीय संयुक्त पर हमले को बहुत ही खतरनाक माना। अगर ईरान और इजराइल के बीच इस तनाव को देखें तो उसका सिरा गजा से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की माने तो ये बहुत पुराना विवाद है। आप कल्पना करिए, इजराइल जैसा देश फिलिस्तीन जैसे देश को तबाह करने पर लगा हुआ है और वो उनकी बर्बादी के लिए कितने हमले कर रहा है। मैं तो सलाम करना चाहूँगा गजा के उन लोगों को जो लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अपने वजूद के लिए, जो लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व और अपने हिम्मत के लिए। और बीते दिनों जितना हमला हुआ है, कई बार तो ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब जैसे बीते दिनों एक दृश्य दुनिया ने देखा कि ग्रेटा थनबर्ग, जो दुनिया की एक बड़ी एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, गजा से जब वो तस्वीरें आने लगी कि लोग वहाँ भूखों मर रहे हैं, तो वो उनकी मदद के लिए जब जाने लगी तो इजराइल ने कैसे उन्हें पकड़ा, फिर पेरिस भेजा और बहुत हथकड़ी बांध करके वो उसे भेज रहा था। गजा के ऊपर हमलावर होना ईरान का एक अलग तरह का मसला है, लेकिन वो इतना अमानवीय हो जाएगा इजराइल, इसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए ईरान के ऊपर वो आरोप लगाता है कि ईरान हमास का समर्थन करता है, लेबनान के हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद जैसे तमाम संगठनों को मदद करता है। ये वर्जन इजराइल का है। हमास की विचारधारा और संघर्ष में ईरान के शिया क्रांति की प्रतिध्वनि है। इसलिए हमास एक सुन्नी संगठन है, लेकिन ईरान उसे इस्लामिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखता है। और ईरान ने 2023-24 में हमास को मिसाइल तकनीक की फंडिंग और ट्रेनिंग दी। हमास के नेता खुलेआम तेहरान का आभार भी जताते हैं। इस तरह का एक वर्जन सामने आता है, लेकिन ईरान का कहना अलग है कि वो किसका साथ दे रहा है। वो किसी आतंकी या इस तरह के लोगों का साथ नहीं दे रहा है, वो एक ऐसे लड़ाई में उन लोगों का साथ दे रहा है जो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल इसका बहाना बना करके इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन करता है। 2 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसकी पृष्ठभूमि वहां से जुड़ी हुई है और जिसे युद्ध की शुरुआत माना जाता था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मार दिए गए थे और सैकड़ों बंधक बना लिए गए। इजराइल ने उसके बाद गजा पर भीषण बमबारी और जमीनी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने आरोप लगाया कि यह हमला ईरान के निर्देश और समर्थन से हुआ था। ईरान ने खुलेआम समर्थन किया था, लेकिन प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया। उसकी पृष्ठभूमि में ये युद्ध जब फैला तो गजा की लड़ाई में इजराइल ने हमास को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। तो ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह, शिया मिशल्ला, हौती विद्रोही और इजराइल के अलग अलग मोर्चों और तमाम और लोगों ने इजराइल पर दूसरे ढंग से हमला शुरू कर दिया। 4 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में ईरानी काउंसलेट को निशाना बना लिया। उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया था 13-14 अप्रैल 2024 को, और वो हमला भी मिसाइलों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से किया था ईरान ने, और उसने भी इजराइल को बहुत हतप्रभ किया था। और उस पूरी परंपरा में जून 2025 के इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल अभी भी दावा कर रहा है कि ईरान न केवल गजा के जरिए हमला करवा रहा है, बल्कि खुद भी परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गजा युद्ध ने इजराइल ईरान को सीधे सामने ला खड़ा किया, और इसलिए 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की तो ईरान ने उसका करारा जवाब देते हुए सीधे इजराइल की राजधानी पर हमला कर दिया। बहुत छोटे से रूप में इसका एक बुनियादी इतिहास की अगर बात करें कि इस पूरे तनाव के बीच का इतिहास क्या है, तो इसमें एक छोटी सी बात जुड़ती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अस्तित्वहीन मानते हुए विरोध किया हमेशा के लिए।
और वह हाल के दशकों में हमास और तमाम संगठनों के समर्थन में भी खड़ा रहता है। ईरान द्वारा 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर लिया गया, हथियार निर्माण की क्षमता हासिल कर ली गई। इजराइल की नोटबुक में उन्होंने समझा कि यह इजराइल के लिए ईरान की बढ़ती हुई ताकत का बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। इसीलिए अक्टूबर 2023 से लेकर 24 की घटनाएं हुई। बहाना बन गया हमास का हमला, लेकिन फिलिस्तीन और गजा की लड़ाई तो बहुत पुरानी है और पुराने भाषणों में कई बार भारत सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण चलता है और देश के तमाम सोशलिस्ट, हमारे देश के जितने सोशलिस्ट लोग हैं, वो फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में खड़े होते हैं। क्या हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप मानवता को, किसी के संप्रभुता को, किसी के अपने अधिकार, जीने के अधिकार तक को अमानवीय स्तर पर जाकर के खत्म करना चाहें। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा होकर के यही काम करना चाहता है। भारत देश में भी पिछले दिनों इजराइल को लेकर के विशेष स्नेह पनप गया था और इजराइल जैसे देश का समर्थन किस हद तक किया जा सकता है। आप नागरिक हैं, आप यूपी, बिहार और देश भारत में बैठ करके आपको लगेगा कि इजराइल, फिलिस्तीन, गजा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब है। दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बहुत हद तक प्रभावित होगी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा और वर्ल्ड ऑर्डर में अगर बदलाव आता है तो भारतीय राजनीति पर उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल जो 2-3 दिन में इतने बड़े हमले हुए, इसकी हमने एक बहुत बुनियादी सी जानकारी आपसे साझा की। अगर आपको दिलचस्पी हो कि इस पर और बात की जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम एक एक करके सिलसिलेवार इसके कारणों पर, इसके इतिहास पर, गजा पर, फिलिस्तीन पर और बात कर सकते हैं। इसलिए अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।